नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। बहुत मस्त टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रत्येक बार क्वेश्चन आता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है कि शिक्षण अधिगम करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जो अच्छे से सीखें, क्या सूत्र यूज करने चाहिए, या फिर उसके शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया पूरी कैसे है, वो इस बारे का हम टॉपिक समझेंगे विस्तार से। और मैंने इस टॉपिक में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछने लायक है उन्हीं को इंक्लूड किया है। इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे तो या देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से। बहुत ही सरल टॉपिक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये है कि शिक्षण का सामान्य अर्थ बालक को शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती है। शिक्षण कार्य जो अधिगम के बिना पूरा नहीं होता है, अर्थात शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध है। अपने आप में दोनों में घनिष्ठ संबंध है इनों में। तो इसका अपन विस्तार से अर्थ वगैरह समझते हैं। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ, पहले संकुचित फिर व्यापक में अर्थ में देखते हैं। पहले संकुचित अर्थ में देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिया जा सकता है, जिससे निश्चित समय में निश्चित विधियां व निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख तथा बालक का स्थान गौण होता है। मतलब औपचारिक के आप समझो तो मतलब जैसे विद्यालय के अंदर होता है वो औपचारिक होता है। मतलब विद्यालय शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा है। तो विद्यालय शिक्षा प्रणाली एक निश्चित समय में होती है और निश्चित समय में निश्चित विधियों द्वारा और निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से पहले से फिक्स चीज़ होती है। उसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है और बालक की भूमिका गौण रूप से होता है। तो संकुचित अर्थ में ये कहा जा सकता है। आगे है कि शिक्षक की द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षक की द्विमुखी प्रक्रिया ये एडम्स महोदय ने बताया है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि शिक्षक की द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। तो शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स महोदय ने बताया है कि महोदय ने शिक्षा को दो द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो सम्मिलित माने हैं। दो जो इसमें शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षक के भी दोनों का ही महत्व रहता है। एडम्स ने कहा है कि एडम्स के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण के बारे में बताया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे पर अर्थात एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के कार्य करते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षार्थी के विकास में परिवर्तन करता है तो उसी प्रकार से। और ये क्रिया चेतन युक्त है और उद्देश्यपूर्ण होती है। मतलब संप्रयोजन मतलब उद्देश्यपूर्ण होती है। शिक्षण को जो चेतन युक्त होती है और उद्देश्यपूर्ण होती है। आगे देखा जाए तो इस शिक्षण को त्रिमुखी बताया गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का यही क्वेश्चन है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया। तो जॉन डीवी और रायबर्न और डीवी महोदय ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। उसके अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। यह अंतःक्रिया किसी न किसी पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। जो ये शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में जो होती है वो किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है, किसी न किसी माध्यम पाठ्यक्रम पर आधारित है। अतः शिक्षण प्रक्रिया में 3 अंग महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बताए? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, 3 ऑप्शन ये मिलेंगे और एक दूसरा मिल जाएगा, या फिर और भी पूछ सकता है कौन कौन से तीनों एक ही लाइन में दे दें और अलग अलग 4 ऑप्शनों में अलग अलग बांट दें, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों हो, वो आंसर सही होगा। तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी व रायबर्न महोदय ने बताया।
आगे चलते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण का व्यापक अर्थ समझते हैं। व्यापक अर्थ में क्या क्या होता है? पहले अपन संकुचित में बता जो औपचारिक था, अब व्यापक में शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित रूप से किया जाता है। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। औपचारिक जो विद्यालय से संबंधित होता है और विद्यालय के अलावा जो होता है वो अनौपचारिक होता है, जैसे घर में परिवार वगैरह में, परिवार में होता है वो अनौपचारिक होता है। तो शिक्षण दोनों रूप में हम सम्मिलित व्यापक रूप से, मतलब व्यापक रूप से विस्तृत रूप से दोनों प्रयोग सम्मिलित हैं। इसके बारे में पाठक व त्यागी महोदय ने परिभाषा दी है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय मित्रता, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन आदि से अपने वातावरण से अनुकूल करने की आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। ये पाठक और त्यागी महोदय के अनुसार कहा गया है कि भाई परिवार है, विद्यालय की मित्रता है, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन आदि है, जो वातावरण से अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है, वही शिक्षण है। फिर आगे ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि औपचारिक शिक्षण का मुख्य साधन क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो औपचारिक शिक्षा होता है उसका मुख्य साधन क्या है, तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय, तथा अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है परिवार। औपचारिक का जो विद्यालय में होती है निश्चित समय में होती है, तो वो निश्चित विधियों से होती है, निश्चित स्थान होता है। जैसे विद्यालय आप अपने दिमाग में सभी आती है, ऐसा स्थान विद्यालय है। तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय हो गया। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन परिवार है, और जिसके अंतर्गत माता की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। परिवार में भी माता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर आगे चलते हैं। शिक्षण की परिभाषाएं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो हर बार एग्जाम में पूछती जाती है इस टॉपिक से संबंधित, और सरल सरल परिभाषाएं। आपको एक एक शब्द पकड़ के आप याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगी। तो स्मिथ महोदय ने 2 परिभाषाएं दी है। पहली है कि शिक्षण शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? स्मिथ ने कहा सीखने की उत्सुकता। ये एक शब्द आप इसको याद कर लो आराम से, सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो स्मिथ महोदय ने कहा है कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, वही शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। फिर आगे, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, फिर भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते। तो हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित, ये लाइन आप पकड़ कर इसको याद कर सकते हो। फिर अगली परिभाषा है बर्ट के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है बर्ट के अनुसार। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन। प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, प्रोत्साहन। जैसे बर्ट में ऊपर र नीचे नीचे लगे हुए हैं, तो पथ प्रदर्शन में ऊपर नीचे लगे हुए हैं, प्रोत्साहन में भी र नीचे लगा हुआ है, प्रेरणा भी नीचे लगा था। आप इस हिसाब से रख सकते हो कि प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन वाली बात करें तो वो बर्ट ने की है। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन का प्रोत्साहन है। अगली परिभाषा है थाइन की। इम्पोर्टेंट परिभाषा है थाइन की। थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। वृद्धि करना, थाइन, वर्दी, थाइन। आप वर्दी याद रखो और सीधा थाइन याद रखो, आपको डायरेक्ट थाइन से वर्दी आ जाएगा तो अपने आप परिभाषा सही हो जाएगी। तो वर्दी करना ही शिक्षण है। फिर आगे है हफ व डंकन के अनुसार शिक्षण 4 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने 4 चरण बताए शिक्षण के। पहला है योजना, निर्देशन, दूसरा, तीसरा मापन, चौथा मूल्यांकन। तो ये 4 चरण अपन कभी एग्जाम में ऑप्शन देखो, अपने ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो 4 ऑप्शन या 3 या 4 कोई युग्म की ऐसी चीज़ें होती तो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हफ व डंकन के अनुसार शिक्षण कितने चरणों की प्रक्रिया, या फिर 4 चरणों में से कौन सा नहीं है। तो आपको योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन, ये 4 चरण याद रखने हैं। आगे बी ओ स्मिथ की वापस एक परिभाषा आई है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। अब उद्देश्य केंद्रित पहले बताया था सीखने की उत्सुकता, स्मिथ ने बताया था। अब उद्देश्य केंद्रित है, केंद्रित स्मिथ है जो केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है।
अगली है मॉरिसन की, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं और पूछी हुई भी है किसी एग्जाम में शायद। शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति की को और अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से अंतःक्रिया करता है, शिक्षण कहलाती है। भाई शिक्षण क्या है, तो कई जो कम परिपक्व, मतलब साथ आप एक बालक को समझो, एक अध्यापक को समझो, तो बालक कम परिपक्व है और अध्यापक ज़्यादा परिपक्व है। तो अधिक परिपक्व आदमी कम परिपक्व आदमी को अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से अंतःक्रिया करता है, वो शिक्षण है। तो मॉरिसन की है सीधी सीधी अपन को जो अपन समझ सकते हैं बालक और शिक्षक के मध्य, वो ऐसी ही परिभाषा है मॉरिसन की। तो ये परिभाषाएं थी इम्पोर्टेंट। और आगे है शिक्षण की विशेषताएं। तो कि शिक्षण की क्या क्या विशेषता होती है। ये एग्जाम में इन तो विशेषताओं से कई बार प्रश्न पूछता है। विशेषता है प्रकृति, या तो पूछ लेता है कि कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है, 3 दे देता है और एक दूसरी दे देता है, विशेषता नहीं होती है। या पूछ लेता है शिक्षण की प्रकृति कौन कौन सी है, नहीं है। तो प्रकृति या विशेषता को एक ही बात है। तो शिक्षण की विशेषता कौन कौन सी अपन पढ़ेंगे। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, मतलब अंतःक्रिया अपन पहले भी शिक्षक और छात्र जो, मतलब एडम्स महोदय ने कहा कि अंतःक्रिया है ये आपस में होती है, या फिर जॉन डी राइबर ने भी कहा कि अंतःक्रिया होती है, पर उसके माध्यम होता है एक। तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सौदस्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला मतलब सिद्धांतों पर चलती है और विज्ञान मतलब प्रयोगों पर भी चलती है, इसलिए ये दोनों रूप सम्मिलित है। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया वही होगी, अंतःक्रिया आमने सामने की वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार है। कोई भी अपन का समस्या होती है उसका निदान जैसे उपचार होता है, उसी प्रकार ये भी एक उपचार है जो अपन को परिपक्व बनाने का। फिर आगे है शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। अपन को निर्देश मिल जाता है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अपन ने पढ़ाई की तो अपन थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो अपन अपना काम आगे कर सकते हैं। अपन को जैसे जैसे जितना अपन के पास ज्ञान होगा तो अपन आगे आगे अधिगम होगा अपन के पास, या जितना सीखा हुआ है उसके अनुसार अपन आगे अपन के भी निर्देशन मिलते रहेंगे। अगला है शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। मतलब दोनों हैं, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। शिक्षण कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी सीख सकते हो। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। भाई सीधी बात है, शिक्षण का कार्य ज्ञान में वृद्धि करना है। शिक्षण वातावरण में समायोजन होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। वही बात निर्देशन की कहो या पथ प्रदर्शन की कहो, शिक्षण एक प्रेरणा है। दोस्तों ये प्रत्येक लाइनें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार देख लोगे तो आराम से याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम से इसी विशेषताओं से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अगली विशेषता है कि शिक्षण का मापन किया जा सकता है। मापन किया जा सकता है, बिल्कुल। अपन शिक्षण करते हैं उसका मापन होता है, तभी तो अपन को अगली क्लास में एडमिशन मिलता है या अपन को कोई सफलता पुनर्बन मिलता है, तो उसका मापन होता है। उसके बाद भी तो अपन का होता है। यह एक तार्किक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण छात्र और अध्यापक के मध्य स्वस्थ व मधुर संबंध स्थापित करती है। भाई शिक्षण होगा मतलब छात्र और अध्यापक के मध्य जो संबंध स्थापित होंगे वो शिक्षण के माध्यम से होते हैं, नहीं तो कोई संबंध स्थापित, मतलब मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकते। ये थी इनकी विशेषताएं, और प्रकृति को या विशेषता को बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है कि नोट है एक कि किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना है। किसी भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करना। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। दूसरे शब्दों में जहाँ शिक्षण दिया जाता है वहाँ अधिगम क्रियाएं अवश्य होती है। मतलब अधिगम और ये दोनों अपने आप में घनिष्ठ संबंध है, अपने पहले भी पढ़ा है। अवश्य होती है। अतः आधुनिक शिक्षाविदों ने शिक्षण व अधिगम को एक ही संप्रत्यय मतलब एक ही विचार माना इन्हों, भाई एक ही बात है। तो दोस्तों आज शिक्षण अधिगम उद्देश्य और इसकी परिभाषाएं और इसका अर्थ समझा। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 में मैं इसको पूरा करूंगा, और अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके आगे इसके शिक्षण के भेद है, शिक्षण के चर है, चरों के कार्य है, शिक्षण के स्तर है या शिक्षण के सिद्धांत है, सूत्र है। तो मैं अगले वीडियो में इन सब को इंक्लूड करूँगा। और
आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सुझाव मुझे इसको अच्छा और अच्छा करने के लिए आप सुझाव ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। और स्टडी विद कैडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।